हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पिछली किस्त में आपने देखा कि तख्ते लाहौर की लड़ाई के लिए किस तरह मंजूर वट्टू ने सिर्फ चंद अराकीन की मदद से नवाज शरीफ से पंजाब छीन लिया था। आपने ये भी जाना कि किस तरह रेंजर्स और पुलिस आमने सामने आ गए और ये तमाम मामला किस अफसोसनाक तरीके से एक करवट बैठा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा क्या कर रहे थे जिस पर रिपोर्टर्स तक कह उठे कि उनके आसाब शल हो गए हैं, और ये भी बताएंगे कि किस तरह बेनजीर भुट्टो ने फौज की आला कमान से खुफिया मुलाकातें की और एक तीर से दो शिकार किए। ये 1993 में जून जुलाई के दिन थे और मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो चुकी थी, लेकिन दो अशखास इस बहाली को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। एक थे सदर गुलाम इसाक खां और दूसरी थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। मोहतरमा भुट्टो के साथ तीन निस्बतन कम ताकतवर लेकिन अहम किरदार और भी थे। एक थे नवाबजादा नसरुल्लाह, दूसरे थे चट्ठा ग्रुप के मंजूर अहमद वट्टू और तीसरे किरदार का नाम था मौलाना फजलुर रहमान। ये सब लोग एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नतीजे में यकजा हो चुके थे। इन सब लोगों ने जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ हुकूमत बहाल हो गई है तो इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च का ऐलान होना था कि मुल्क भर से काफलों की तैयारियां शुरू हो गईं और एक ताकतवर एहतजाजी जुलूस इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी के लिए करवटें लेने लगा। इस लॉन्ग मार्च का मकसद नवाज शरीफ की छुट्टी करवाना और जल्द अज जल्द नए इंतखाबात करवाना था। वजीर आजम एक साल पहले भी एक ताकतवर लॉन्ग मार्च देख चुके थे, लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ थे। एक साल पहले का लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस की मदद से नाकाम बनवाया था, लेकिन आप पिछली किस्त में जान चुके हैं कि अब पंजाब की ताकत नवाज शरीफ के हाथ से निकल चुकी थी। इसलिए वजीर आजम अच्छी तरह जानते थे कि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा तो कैपिटल सिटी की पुलिस इसे नहीं रोक पाएगी। 15 जुलाई 1993 को बेनजीर भुट्टो लाहौर में थी। लॉन्ग मार्च का हतमी ऐलान होने को था, लेकिन ऐसे में एक हेलीकॉप्टर आ गया। पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर बेनजीर भुट्टो को लाहौर से इस्लामाबाद ले गया। यहां उनकी सदर गुलाम इसाक खां और आला फौजी क़यादत से खुफिया मुलाकातें हुई। खुफिया इसलिए कि इन मुलाकातों की कहानी फौरी तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन जो चीज फौरी तौर पर सामने आई वो थी वसीतर कौमी मुफाद। जी हां, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो चंद घंटे पहले किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने कौमी मुफाद में लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया और इसके लिए उन्होंने अपने इत्तेहादियों से मशवरा तक नहीं किया। यह खबर जब पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों नवाबजादा नसरुल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंची तो दोनों सख्ते में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान ने बेनजीर को ताना दिया कि उन्होंने लॉन्ग मार्च को बेच दिया है। मोहतरमा भुट्टो ने सीनियर सियासतदान नवाबजादा नसरुल्लाह को इस्लामाबाद बुलाया ताकि लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के बारे में वजाहत पेश कर सकें, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब आपने खुद ही फैसला कर लिया है तो मेरे आने की क्या जरूरत है। अपोजिशन इत्तेहाद के दीगर सियासतदान भी कुछ इसी तरह के इल्जामात बेनजीर भुट्टो पर लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि पीपीपी हर मौके पर अपने हलीफों को धोखा देती है और जब उसके मुफादात पूरे हो जाते हैं तो आंखें फेर लेती है। मोहतरमा के इत्तेहादी ये सब बातें कह रहे थे और वो सुन रही थीं, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रही थीं, क्योंकि वो एक ऐसे फॉर्मूले का हिस्सा बन चुकी थीं जिसके बारे में उनके इत्तेहादी नहीं जानते थे। रावलपिंडी में आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान बेनजीर भुट्टो को बता दिया गया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की जा रही है और सदर भी छुट्टी पर चले जाएंगे। निगरान हुकूमत में नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं होगा। बीबीसी के मुताबिक जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने बेनजीर भुट्टो पर यह भी वाज़ेह कर दिया था कि अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च मुलतवी ना किया तो फिर किसी भी गैर मामूली इकदाम के लिए तैयार रहें। इस मुलाकात के बाद बेनजीर भुट्टो ने खामोशी से लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बेनजीर भुट्टो फॉर्मूले पर मुत्तफिक हो चुकी थीं, लेकिन अभी सदर और वजीर आजम को कुछ तफसीली नुकात पर कायल करना बाकी था। आर्मी चीफ एक थका देने वाली शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे। वो प्रेसिडेंट हाउस में गुलाम इसाक खां से मिलते, उनसे मुसालहती फॉर्मूले पर बात करते, फिर नवाज शरीफ के पास चले जाते और उनसे सदर की शिकायतों और तहफ्फुजात पर गुफ्तगू करते।
यहां से उठते तो दोबारा गुलाम इसहाक खां के पास आ जाते, वहां से फिर वजीर आजम हाउस का सफर शुरू होता। और यह बेयकीनी से भरपूर चक्कर कई माह से चल रहा था। ये इतनी थका देने वाली और सबर आजमा मश्क थी कि सहाफी से रिपोर्ट करते करते थक गए थे और उनके आसाब भी शल हो चुके थे। मुल्की मामला ठप होकर रह गए थे, मुईशत तबाह हाल थी, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही थी और पंजाब में सरकारी मशीनरी ठप पड़ी थी। अफसरान सुबह एक पोस्ट पर होते तो शाम को पता चलता कि उनका महकमा ही बदल दिया गया है। यह सब हो रहा था, लेकिन सदर गुलाम इसहाक खां और नवाज शरीफ किसी मुसालहती फॉर्मूले पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। आखिरकार 15 जुलाई को आर्मी चीफ ने अपने रुफका से मशवरे के बाद एक अहम फैसला कर लिया। इस फैसले से आगाही और मशवरे के लिए अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो को भी लाहौर से हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद लाया गया था और यह फैसला था काकड़ फार्मूले पर अमल दरामद करने का। 17 जुलाई 1993 को इस्लामाबाद में आर्मी चीफ ने एक अहम मीटिंग की। ये शायद पाकिस्तानी तारीख की तवील तरीन और आसाब शिकन मीटिंग थी जो 7 घंटे जारी रही। मुल्क को डेडलॉक से निकालने वाली इस मीटिंग में सदर गुलाम इसहाक खां, वजीर आजम नवाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल वहीद और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शमीम आलम मौजूद थे। लेकिन ये बात आपके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि इस अहम तरीन मीटिंग में कोर कमांडर रावलपिंडी भी शरीक थे। याद रहे कि उन्हीं की कमान में 111 ब्रिगेड भी होती है। पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ लगा, यही 111 ब्रिगेड हरकत करती है और सबसे पहले पीटीवी और प्राइम मिनिस्टर हाउस का कंट्रोल संभालती है। इस ब्रिगेड के कमांडर की इस मीटिंग में मौजूदगी बहुत मानी खेज थी। इस मीटिंग में 4 अहम बातें तय पाई। एक ये कि नवाज शरीफ इस्तीफा देंगे, दूसरी ये कि असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी, तीसरी ये कि मुल्क मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाएगा और चौथी ये कि गैर जानिबदार निगरान वजीर आजम लाया जाएगा। लेकिन एक 5वीं बात भी थी जिस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा था। सदर गुलाम इसहाक खां की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में 3 से 4 माह बाकी थे, लेकिन सदर बजिद थे कि उनसे इस्तीफा लेने के बजाय छुट्टी पर भेज दिया जाए। वो कहते थे कि इस्तीफा देने से उनकी बेइज्जती होगी। नवाज शरीफ का जवाब था कि अगर वो अपनी वजारत उज़्मा के 2.5 साल कुर्बान कर रहे हैं तो सदर मुमलकत को चंद माह छोड़ने पर क्यों परेशानी है। नवाज शरीफ सिर्फ इसी सूरत इस्तीफा देने पर तैयार थे अगर सदर मुमलकत भी इस्तीफा दे। बहरहाल 7 घंटों पर मुश्तमिल इस असाब शिकन बहस में सदर मुमलकत अपने 3-4 माह कुर्बान करने पर तैयार हो ही गए। आज तक ये वाजिया नहीं हो सका कि यहां सख्त अल्फाज काम आए या दलाइल। अलबत्ता मीटिंग बर्खास्त हुई तो यह भी तय पा चुका था कि दौरान इंतखाबात मुल्क के वजीर आजम अमरीकी शहरी मोइनुद्दीन कुरैशी होंगे। मोइन कुरैशी का नाम सदर मुमलकत ने दिया था और मीटिंग के बाकी लोगों ने इसे कबूल किया था। चुनाचे पाकिस्तानी तारीख में पहली बार मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अमेरिका से दरामद किया गया। उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड तक नहीं था। हद तो यह है कि जब वो वजीर आजम बन गए उस वक्त भी उन्होंने आईडी कार्ड नहीं बनवाया, बल्कि निगरान हुकूमत के आखिरी दिनों में वोटिंग से कुछ दिन पहले उनका कार्ड बनवाया गया। मोइनुद्दीन कुरैशी वर्ल्ड बैंक के साबिक नायब सदर थे जो बरसों पहले पाकिस्तानी सरजमीन और सिटीजनशिप दोनों छोड़ छाड़ कर अमेरिका में सेटल हो चुके थे। जब उन्हें फोन पर यह तला दी गई कि जनाब आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जा रहा है, तो वो सिंगापुर में थे। उन्हें सिंगापुर से बुलाकर कराची में ठहराया गया, एक खुले साइज की मांगी हुई शेरवानी पहनाई गई और पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया। तो जनाब 17 जुलाई की तारीखी मीटिंग के सिर्फ 2 रोज बाद 19 जुलाई 1993 को काकड़ फार्मूला लागू कर दिया गया। वजीर आजम और सदर पाकिस्तान दोनों रुखसत हो गए और अक्टूबर में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। सदर गुलाम इसहाक खां जो इससे पहले भी 2 बार असेंबलियां तोड़ने का मौका सरंजाम दे चुके थे, उन्होंने तीसरी बार बगैर कौम से खिताब किए कौमी असेंबली तोड़ दी। नवाज शरीफ को रुखसत किया, अपना भी सामान पैक करवाया और घर का रास्ता लिया। गुलाम इसहाक खां की रुखसती के बाद चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद कायम मकाम सदर बने और मोइनुद्दीन कुरैशी वजारत उज़्मा के मसनद पर बराजमान हो गए।
یہ سچ ہے کہ ان کے پاس سبز پاسپورٹ نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانی نژاد امریکی وزیر اعظم نے ایک ایسا کام کیا جو ان سے پہلے کوئی منتخب وزیر اعظم یا ملٹری ڈکٹیٹر بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے اپنے ادوار میں کتنے کتنے پلاٹس تقسیم کیے؟ معین الدین قریشی نے وہ کون سا اسکینڈل پکڑا جسے صدی کا سب سے بڑا غبن قرار دیا گیا؟ یہ سب دکھائیں گے دیکھو سنو جانو میں ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔